नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारी थर्ड मैराथन क्लास है रिगार्डिंग आवर एचपी टेट प्रिपरेशन। आज की क्लास में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल फास्ट स्पीड से। तो साथ-साथ में आप अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो अभी लाइव चल रही है इसलिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट? आपको बच्चों का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उस बिहेवियर को आपको चेंज करना है। आप कैसे उस व्यवहार को बदलेंगे? बच्चे को पनिश करेंगे या फिर अभिभावकों के ध्यान में लाएँगे उस बात को, या फिर आप उस परेशानी के कॉज़ का पता लगाएँगे और फिर रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सुधार करेंगे, या फिर बच्चे को इग्नोर करेंगे। तो आपको इग्नोर भी नहीं करना है, पनिश भी नहीं करना है, पहले गार्डियन को भी नहीं बताएँगे। आप कॉज़ का पता करेंगे उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का और फिर आप रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड? ये पूरा प्रोसेस है मेमोरी का। आपको इसको करेक्टली अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले मेमोरी में क्या प्रोसेस आता है? सबसे पहले आप इनकोड करते हो इंफॉर्मेशन को, उसको स्टोर करते हो और फिर जरूरत आने पर रिट्रीव करते हो आप इंफॉर्मेशन को। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। इनकोडिंग, देन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, जरूरत के समय पर। एलेक्सिया इज विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? जैसे आपने पढ़ा है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया को अलेक्सिया भी बोल जाता है। डिसलेक्सिया इज द रीडिंग डिसेबिलिटी। जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो में भी, जो मैं डेली इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही हूँ, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है एक एक टॉपिक की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसीडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक? आपको साइंटिफिक मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड ढूंढना है बच्चे के व्यवहार को स्टडी करने का। आप कैसे बच्चे के व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं इन साइंटिफिक वे? ऑब्जर्वेशनल मेथड से, अवलोकन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, सर्वे से, या केस स्टडी से? आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से बच्चे के व्यवहार का पता बिल्कुल अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये टॉपिक भी, जहाँ पर हमने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकर्स के बारे में बात की थी। ओके, कन्वर्जेंट थिंकर्स ऐसे थिंकर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकर्स के पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, है ना? तो क्रिएटिव बच्चे वो होंगे जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होंगे, जिनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, वो अलग-अलग तरह से सोच सकते हैं, यानी कि एक ही सवाल के बहुत सारे जवाब उनके पास होंगे। ओके, जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो एंड में एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, एक करेक्ट सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो ये डिफरेंस है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकर्स के बीच का। तो यहाँ पर बी सही हो जाता है हमारा। अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल, बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि जो क्यूरियोसिटी है वो किससे रिलेटेड है? मैकडॉगल के अनुसार, मैकडॉगल ने कुछ इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात की थी और वो कुछ इमोशन से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर बात की गई है क्यूरियोसिटी की, यानी जिज्ञासा की। तो जिज्ञासा किससे संबंधित है? डर से नहीं, हेट से नहीं, हंगर से नहीं, वंडर से। यस, जो क्यूरियोसिटी है ये वंडर से संबंधित है, आश्चर्य से संबंधित है। ओके, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में आप क्या स्टडी करते हैं? डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव है, या फिर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़ते हैं? तो हम ये भी पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेजेस भी पढ़ेंगे हम, इन्फेंसी पढ़ेंगे, चाइल्डहुड पढ़ेंगे, एडल्टहुड पढ़ेंगे। इफेक्ट भी हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का बच्चे के विकास पर क्या इफेक्ट हो रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी पढ़ते हैं, हमें पता है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो हम ये सब पढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है हमसे ये। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। ओके, और आपको पता है कि वुंट ने ही जो फर्स्ट साइकोलॉजी, पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है वो भी एस्टैब्लिश की थी। कहाँ पर एस्टैब्लिश की थी? लिप्जिंग, जर्मनी में। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलो, अकॉर्डिंग टू पियाजे, द
द चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेता है किस स्टेज में? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? बच्चा ये सीख गया है कि अगर आप बच्चे के सामने से सपोज उसका कोई फेवरेट खिलौना है, आप उसको छुपा रहे हो, फिर भी बच्चे को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चा किस एज में सीखता है, कौन सी स्टेज में सीखता है? अब ये 4 पियाजे की थ्योरी की स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट है और फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो इसको बच्चा सीख जाता है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको तो बच्चा सीखता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दी गई हैं। एक है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा सीखता है सेंसरी मोटर स्टेज में। बट इन्होंने कंजर्वेशन भी दिया है, तो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बच्चा सीखता है कंक्रीट ऑपरेशनल में। कहाँ पर? कंक्रीट ऑपरेशनल में। तो हमें जाना है कंजर्वेशन के साथ क्योंकि ये आगे वाली स्टेज है। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो है ही कंक्रीट ऑपरेशन में, साथ में यहाँ पर कंजर्वेशन वाली स्टेज है, ये भी आ गई है। ओके, कंजर्वेशन का क्या मतलब है? सपोज आपके पास एक छोटा-सा गिलास है, गिलास में इतना पानी भरा है ना, गिलास की चौड़ाई कम है और अगर आपके पास कोई बॉटल है, तो बॉटल की चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसमें पानी इतना है। उसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा लग रहा है। रीज़न क्या है कि इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी आपको ज़्यादा दिखेगा कि हाइट ज़्यादा है पानी की और यहाँ पर कम है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंज़र्वेशन का, जहाँ पर बच्चे को ये पता चलता है कि पानी दोनों में समान ही मात्रा में है। ठीक है? पानी दोनों में समान ही मात्रा में है, बट जो बर्तन है वो छोटे और बड़े हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, जो बच्चे को आता है कंक्रीट ऑपरेशन में, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसीलिए हमें क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में पढ़ने चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट परमानेंस ही पढ़ा तो आप गलत कर देते, आप उसको सेंसरी मोटर टिक करके आते। बट अगर आपको पता है कंजर्वेशन भी है तो आप कंक्रीट ऑपरेशन सही करोगे। चलो, वॉटसन और स्किनर ने किस साइकोलॉजी के स्कूल में अपना योगदान दिया था? ठीक है, फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल या फिर बिहेवियरिज्म। तो ये दोनों ही व्यवहारवादी थे, वॉटसन भी और स्किनर भी। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें बिहेवियरिज्म से रिलेटेड माना गया है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू whom? ठीक है, किसके अनुसार डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बट स्लो है? कोलसिक, जीन पियाजे, स्किनर या फिर हरलोक? तो ये स्टेटमेंट है स्किनर की। स्किनर ने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है परंतु धीमा प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। which stage the intense and crucial socialization यानी कि समाजीकरण, जब बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ जैसे अपनी फैमिली है, अपने पीयर्स हैं, अपनी सोसाइटी है, उनके साथ घुलता मिलता है, ये किस स्टेज में होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा किस स्टेज में सोशलाइज करता है बच्चा? एडोलेसेंस में, प्री चाइल्डहुड, एडल्टहुड या फिर पूरी जिंदगी? तो बच्चा एडोलेसेंस में, जो बच्चे की एज होती है 12 से 18 वर्ष, यहाँ पर बच्चा ग्रुप्स भी बनाता है, अपने पीयर्स के साथ भी ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो एडोलेसेंस वो एज होती है जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा सोशलाइज़ होता है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर इज? मानवीय मूल्यों का अर्थ जो स्वभाव से सार्वभौमिक है वो क्या है? इट इज द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, ऑप्शन डी। चलो, हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ लर्निंग? अगर लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में बात करें तो लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे थॉर्नडाइक ने अपनी कौन सी थ्योरी में? अपनी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी में। लर्निंग थ्योरी में, जो मैं कल ही अपनी शॉर्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ आपको इंस्टाग्राम में। ओके, तो इन्होंने प्राइमरी लॉज दिए थे 3। कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक वो रेडी नहीं होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड दोगे बिहेवियर के बाद, तो वो बिहेवियर फिर से रिपीट हो सकता है, बट अगर आप पनिश करोगे तो वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 प्राइमरी लॉज थे जो थॉर्नडाइक ने अपनी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी में दिए थे। ऑप्शन सी। चलो, ईगो इज गाइडेड बाय
प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी, आइडियलिस्टिक या फिर जनरल प्रिंसिपल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपको फ्रूड की थ्योरी से। सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जहां पर उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। तो यहाँ पर बात की गई है ईगो के बारे में। ओके, तो ईगो किससे गाइड होती है? ईगो इज गाइडेड बाय रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जबकि इड है, इट इज गाइडेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल और सुपर ईगो बाय आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके तीनों क्लियर हो गए और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कई बार आपको दे दिया जाता है कि इड है, डैश आ गया, फिर सुपर ईगो आ गया, आपको बीच वाला फिल करना है, तो दैट इज ईगो। ओके, और ये किससे गाइडेड होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। और थ्योरी किसने दी ये भी पता होना चाहिए। Who said two children have no common abilities? किसने बोला कि दो बच्चों की कॉमन एबिलिटीज नहीं होती हैं? यानी कि बच्चों में क्या होते हैं? बच्चों में होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। हर लोग की डेफिनेशन है ये कि दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगला है, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर विच स्टेज? अगर आपको बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड से सिखाना है तो किस स्टेज में आप बच्चे को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं? चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर ऑल ऑफ दीज? ओके, तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड इज गिवन बाय किलपैट्रिक। ओके, किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड। उनके अनुसार आप बच्चे को चाइल्डहुड में भी प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हो, प्री चाइल्डहुड एडोलेसेंस में भी, हर एज में आप बच्चे को इस मेथड से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्स्टन एंड लिकट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? थर्स्टन स्केल है और लिकट स्केल है, इनको इनमें से किसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इंटेलिजेंस को, एटीट्यूड को, वैल्यूज को, पर्सनैलिटी को? तो इनको यूज किया जाता है एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस को मेजर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का क्या मतलब है? आप क्यों इवैल्यूएट करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को? ये डिक्लेयर करने के लिए कि बच्चा पास है या फेल है, या फिर आपको ये पता करना है कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, या फिर आपको ये पता करना है कि बच्चे ने लर्निंग के समय पर किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, यानी कि किन किन समस्याओं का सामना किया बच्चे ने। तो इन सब के लिए बच्चा पास है या फेल है इसके लिए भी, बच्चे ने क्या सीखा इसके लिए भी, बच्चे के सामने क्या प्रॉब्लम्स आई इन सब के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज मेनली अ पार्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट किसका पार्ट है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल। तो अगर आप माइंड में कोई कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट, है ना। जैसे अभी आप कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो इट इज रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट। ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? वर्बल टेस्ट कौन सा है जो बोल के टेस्ट किए जाते हैं? ठीक है, एक आता है नॉन वर्बल, जहां पर आप बोलते नहीं है, या फिर वो रिटन टेस्ट होगा, या फिर वो नॉन वर्बल टेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्बल टेस्ट है? रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, वैशलर एडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, या फिर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट? तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है, इट इज वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पहले ये देख लो कि ये सारे ही इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, इनसे आप इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना। और वर्बल टेस्ट कौन सा है आपका? स्टैनफोर्ड बिने है, और बाकी सारे आपके नॉन वर्बल टेस्ट हैं। चलिए, Which psychologist described personality on the basis of traits? ट्रेड्स के बेसिस पर किसने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया था? शेल्डन, फ्रूड, एल्पोर्ट और फ्रीडमैन। तो एल्पोर्ट ने, ठीक है, एल्पोर्ट ने ट्रेड्स पर बात की थी, तो तीन ट्रेड्स की उन्होंने बात की थी, जिसमें से पहला ट्रेड था कार्डिनल, कार्डिनल ट्रेड, दूसरा सेंट्रल ट्रेड, और तीसरा सेकेंडरी ट्रेड। ओके, तो एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में इन तीन ट्रेड्स की बात की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस इज रेफर्स टू? अवांछित प्रतिक्रिया जो आपको नहीं चाहिए और उसका परिणाम जो है वो भी अप्रिय है,
तो इन दोनों का एसोसिएशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? इनके एसोसिएशन को हम बोल सकते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग, जहाँ पर कंडीशनिंग ही गलत हुई है। रिस्पॉन्स भी आपके पसंद का नहीं है, प्रतिक्रिया भी आपके पसंद की नहीं है। ऑप्शन बी। Which of the following characteristic is related to effective counselor? एक इफेक्टिव काउंसलर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? काउंसलर वो होगा जो समझेगा, समझाएगा, आपकी बात को सुनेगा, फिर आपको समझाएगा ना, वो काउंसलर होगा। ऑथेंटिसिटी होगी, एम्पैथी शो करेगा, पैराफ्रेज करेगा या फिर सभी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे काउंसलर की। Next question. Dash is defined as overlapping or disturbance of different memory traces on each other. Overlap हो रहे memory traces एक दूसरे पर. Okay? इसको हम क्या बोलेंगे? Forgetting बोलेंगे, conditioning बोलेंगे, interference बोलेंगे, recall बोलेंगे. इसको बोलेंगे आप interference. जैसे overlap हो रहा है, disturbance हो रही है बहुत सारी memory traces की, तो उसको हम interference बोलते हैं, हस्तक्षेप. Which educationist gave the idea of behaviorism? व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद से कौन संबंधित है? तो आपको सीधे ही पता होना चाहिए, वॉटसन, क्योंकि इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। तो कहीं पर भी बिहेवियर शब्द आए तो डायरेक्ट वॉटसन कौन से रिलेट कर दो। चलो अगला है, एस्केप लर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इट इज बेस्ड ऑन विच काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट? एस्केप लर्निंग, आप भाग रहे हो उस चीज से, किससे रिलेटेड है ये? कंडीशनड रिइंफोर्समेंट से, अनकंडीशनड से, पॉजिटिव से, नेगेटिव से। तो ये रिलेटेड है नेगेटिव से, क्योंकि आप एस्केप लर्निंग कर रहे हो, आप वहां से भाग रहे हो। कॉग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बात किसने की थी? एल्बर्ट एलिस ने, सिगमंड फ्रूड ने, एरन बेक ने, किसी ने भी नहीं। तो एरन बेक ने, ठीक है, एरन बेक ने बात की थी कॉग्निटिव थेरेपी विच इज रिलेटेड टू डिप्रेशन। Okay, which one of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? तो गार्डनर ने अपनी थ्योरी में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। तो इनमें से वो कौन सी नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है। म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, क्रिएटिव। तो म्यूजिकल की बात हुई थी, लिंग्विस्टिक की हुई थी, लॉजिकल मैथमेटिकल की हुई थी, बट क्रिएटिव की नहीं हुई थी। तो इसीलिए हमारा क्रिएटिव ठीक हो जाता है यहाँ से। ऑप्शन डी। अ चाइल्ड हैविंग आईक्यू, बच्चे का इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है 55 टू 70 है। अब आप इस बच्चे को किस कैटेगरी में रखोगे? तो ये भी मैं क्वेश्चन बहुत बार आपको करवा चुकी हूँ कि अगर बच्चा है 70 से नीचे तो वो आएगा मेंटल रिटार्डेड वाली कैटेगरी में। ओके, नॉर्मल आईक्यू पता है आपको 90 से 110 होता है, ठीक है। 130 के ऊपर वाला बच्चा गिफ्टेड होता है और 70 से कम वाला बच्चा होता है मेंटली रिटार्डेड। ओके, अब ये जो 70 से कम वाले हैं उनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, उनमें भी क्या है, उनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे आपका आता है, यहाँ पर दिया है माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, प्रोफाउंड है। तो जहाँ पर 55 टू 70 आ गया वो बच्चा होगा माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। ओके, फिर मॉडरेट में आएगा आपका 35 टू 54, ठीक है, 54 लिख सकते हैं आप, 55 लिख लो। ये आएगा आपका मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। फिर सिवियर में आएगा आपका 20 टू 34। प्रोफाउंड में आएगा 20 से भी कम वाला बच्चा, ठीक है, जिसका आईक्यू 20 से कम है वो प्रोफाउंड होगा। सिवियर में 20 टू 34, मॉडरेट में 35 टू 54 और माइल्ड में 55 टू 70। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से तो आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है, बट यहाँ से भी आता है। तो यहाँ पर आपको 55 टू 70 पूछा गया है, तो माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। ओके, फ्रूड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्रूड ने किसके बारे में बात की? अब आपको पता है फ्रूड ने बात की थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां पर उन्होंने डिजायर्स के बारे में बात की थी, जैसे इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। तो उन्होंने अनकॉन्शियस डिजायर्स के बारे में बात की थी। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज, जो पहली ही स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर, 4 स्टेजेस हैं, एसपीसीएफ से आप याद कर लो, ठीक है। तो 4 स्टेजेस में जो सेंसरी मोटर जो कि पहली वाली स्टेज है, बर्थ टू 2 इयर्स वाली। ओके, इसमें बच्चा प्रॉब्लम को लॉजिकल फैशन में सॉल्व कर सकता है? नहीं।
Ability to interpret and analyze options? No. Concern about social issues? No. Imitation memory and mental representation? Yes. Mental representations यानी कि स्कीमा के बारे में बात हो रही है, बच्चा दूसरे को इमिटेट कर रहा है, अगर आप ताली बजा रहे हैं तो बच्चा भी ताली बजाएगा आपको देखकर, बच्चा इमिटेट करता है इस स्टेज में, ठीक है? ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ से हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स? ठीक है, आप बच्चे में क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से? टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, आप बच्चे को अच्छे एजुकेशन की वैल्यू बताएंगे, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है? एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ, आप शुरू से ही बच्चे को बोल रहे हैं कि अचीवमेंट आपका अचीव वैसे करना है और आपको उन्हीं गोल्स पर फोकस करना है ना? या फिर आप कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स, या फिर आप बच्चे को अच्छे मार्क्स के लिए कोच करोगे, तो ये भी नहीं होगा, हम ऐसा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि आप क्वेश्चन पूछो, जिससे बच्चे में जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। ओके, हु डेवलप्ड लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल किसने डेवलप किया था? थॉर्नडाइक, क्राउडर, स्किनर, पैवलॉव ने। तो स्किनर ने डेवलप किया था लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन। क्रिएटिव लर्नर कौन होगा? आप देख सकते हैं कि पिछले कितने क्वेश्चंस में क्रिएटिव लर्नर का जिक्र हुआ है ना? तो हमें पता है क्रिएटिव लर्नर वो बच्चा होगा, ऑप्शंस देख लेंगे, ठीक है? इंटेलिजेंट होगा, बहुत टैलेंटेड होगा ड्राइंग पेंटिंग में, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होगा और लेटरल थिंकिंग में अच्छा होगा, वो होगा हमारा क्रिएटिव लर्नर, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रिएटिव लर्नर जो होगा वो होता है डाइवर्जेंट थिंकर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन देता है। ऑप्शन डी। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग प्रेजेंटेड बाय, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है किसने दी थी? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आपको पता है इवान पावलोव ने दी थी, जहां पर उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ओके, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पावलोव की थ्योरी से। एक आपसे पूछा था अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, कंडीशन स्टिमुलस क्या था, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं, याद रखना। स्टिमुलस क्या है? जिससे कोई रिस्पॉन्स आता है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? फूड, फूड पर कोई भी कंडीशनिंग नहीं की गई थी। ओके, और कंडीशन स्टिमुलस क्या था? वेल, वेल कंडीशन स्टिमुलस तब था जब आपने कंडीशनिंग कर दी और बेल के बाद कंडीशन रिस्पॉन्स आया, यानी कि सलाइवा आया। और कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा तब था जब कंडीशनिंग हो चुकी है, जब कंडीशनिंग हो चुकी है। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी सलाइवा ही था, और कब था ये? बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी तब सलाइवा था हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और जब कंडीशनिंग कर दी हमने कि बेल ही बजाई और डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ गया बिना खाना दिए हुए, तब सलाइवा हमारा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था। ओके, और कंडीशनल स्टिमुलस हमारी बेल है और अनकंडीशनल स्टिमुलस हमारा फूड है। ओके, तो यहाँ से ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा मास्टर इमोशन है? मास्टर इमोशन हम किसे बोलते हैं? खुशी को, चिंता को, गुस्से को, या फिर डर को? तो मास्टर इमोशन होता है हमारा फियर, डर। चलो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ओल्डेस्ट मेथड? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको टिक कर लिया करो, अलग से लिख लिया करो, है ना? जो ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड जिससे हम व्यवहार को स्टडी करते हैं, वो होता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। यहाँ पर हम खुद का ही निरीक्षण कर रहे हैं, अपने ही व्यवहार का पता लगा रहे हैं। तो ये होता है हमारा सबसे पुराना मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। कग्निशन, कॉग्निशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या है कॉग्निशन? जैसे आप पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ना? तो कॉग्निशन इज रिलेटेड टू आवर इंटेलिजेंस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चलो। एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, कुछ जानेंगे समझेंगे। डूइंग समथिंग, कुछ करेंगे। एक्ट ऑफ वर्किंग, कुछ काम करेंगे, ठीक है? ये दो चीजें तो सेम ही हो रही है हमारी बी और सी, तो ये तो नहीं हो सकता है। एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, आप कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? आप संज्ञान से ही समझेंगे, आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से ही तो समझेंगे।
विच इज द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स। बैकबोन क्या है, जितने भी विकास हो रहे हैं आपके, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, मोरल है, तो बैकबोन क्या है इनकी? इमोशंस है, बॉडी है, ब्रेन है, ऑल ऑफ दीज है। तो इन सब की बैकबोन है हमारा ब्रेन। ब्रेन से ही सब कुछ रिलेटेड है, चाहे आपका कॉग्निशन है, आपका मोरल है, जैसे आपका दिमाग बोलेगा आप वही करेंगे। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? आ गया ना क्वेश्चन जो मैंने शुरू में बताया था, पहली लेबोरेटरी कहाँ पर सेटअप हुई थी? लिप्जिंग में हुई थी। लिप्जिंग कहाँ है? जर्मनी में है। Which educational okay, educational psychology is concerned with? एजुकेशन साइकोलॉजी किससे संबंधित है? लर्नर से, लर्निंग प्रोसेस से, सिचुएशन से, तीनों से ही। ठीक है, ये ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है ट्रायंगल में। यहाँ पर लर्नर आएगा आपका, ये लर्निंग प्रोसेस होगा, ये लर्निंग सिचुएशन होगी, तो तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी एक के बिना भी लर्निंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर लर्नर नहीं होगा तो आप किसको पढ़ाएंगे? अगर आपके पास लर्नर है बट आपके पास प्रोसेस नहीं होगा तो आप क्या पढ़ाएँगे? अगर वैसी स्थिति ही नहीं है जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं तो क्या पढ़ाएँगे, है ना? तो ये तीनों चीज़ें ही इंटर रिलेटेड हैं। ओके, इफ अ चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ स्कूल, बच्चा अगर स्कूल से डरता है, तो वो क्या करेगा? पंक्चुअल होगा, स्कूल से भागेगा, नियमित होगा, ओबीडिएंट होगा, तो बच्चा स्कूल से भाग जाएगा क्योंकि वो डर रहा है। अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है बच्चे के डरने का, या फिर उसको टीचर से डर लग रहा है, या फिर उसके पीयर्स जो हैं वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो उसके लिए टीचर फिर डायग्नोज़ करेगा कि कॉज़ क्या है प्रॉब्लम का, फिर रेमेडी देगा, ठीक है? तो वो तो अलग बातें हो जाती हैं। चलो, डिसिप्लिन अनुशासन का क्या मतलब है? बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेवियर, पनिशमेंट दोगे, आज्ञाकारी रहेगा बच्चा, या फिर रूल्स के अनुसार काम करेगा। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रूल्स के अनुसार काम करना है आपको। अकॉर्डिंग टू मास्लो, मास्लो ने थ्योरी दी थी, कौन सी? थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। थ्योरी किसने दी है? ये आपके टिप्स पर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन देखो, समझ जाओ किस थ्योरी का क्वेश्चन है। चलो, मास्लो की थ्योरी में क्या कहा? कुछ नीड्स स्ट्रॉन्गर ग्रो होती हैं जब सेटिस्फाई नहीं होंगी। ठीक है, ओके, मास्लो ने इसको क्या कहा? सम नीड्स ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन अनसेटिस्फाइड, कुछ जरूरतें पूरी ना होने पर वो और मजबूत हो जाती हैं। तो इसको मास्लो ने क्या कहा? नीड्स, ज़रूरतें होना, प्राथमिक ज़रूरतें, डेफिशिएंसी, ग्रोथ नीड्स, इसको उन्होंने कहा डेफिशिएंसी नीड्स। ऑप्शन सी। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज़ द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? पीपल एंड थिंग्स, इमोशन, बिलीव्स, परसेप्शन, रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। यस, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, क्या इमोशंस डेवलपमेंट के बैकबोन है? हाँ, नहीं, बोल नहीं सकते आप कुछ भी, या फिर आप श्योर ही नहीं हैं। तो यस, इमोशंस बैकबोन हैं। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी जो कॉग्निशन है, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से काम नहीं करेगी अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो। आपकी मोरल डेवलपमेंट भी वैसी नहीं होगी अगर आपकी वो स्थिति ही नहीं है, ठीक है? अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं, तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है? हमारी कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है। ए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का क्या नेचर है? फिलोसोफर है, आर्टिस्टिक है, साइंटिस्ट है, या फिर लिटरेरी है? तो जो फिलोसफी है, सॉरी, साइकोलॉजी है, उसका नेचर है साइंटिस्ट नेचर। ठीक है, वैज्ञानिक है, क्योंकि आप वहीं से ही आप व्यवहार की स्टडी कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटल वे से स्टडी करते हैं, बच्चों को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इट्स रिलेटेड टू साइंटिफिक स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इमोशन क्या है इनमें से? अम्यूज़मेंट, मनोरंजन, ध्यान, उद्दीपक, स्मृति। तो मनोरंजन, दिस इज़ द इमोशन, ठीक है? एक तरह की भावना है, आपको खुशी महसूस होती है। ओके, मोटिवेशन का फैक्टर क्या नहीं है? प्राइज़, इंसेंटिव, प्रेज़, प्रैक्टिस। चलो देखो, आप इनाम देते हो तो मोटिवेट होता है बच्चा, आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा, है ना? प्रेज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा। तो ये क्या है? इससे बच्चा मोटिवेट होता है। प्रैक्टिस तो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हू हैड गिवन द हायरार्की ऑफ नीड्स? अभी बता दिया मैंने पीछे ही, मास्लो ने दी थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। 5 नीड्स की बात की थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं पहले। चलो, द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्टर रिफ्लेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस बच्चे के एग्जाम में परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये हमें पता है ना? तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है जो इसको दर्शाएगा? कॉग्निशन इमोशन, स्ट्रेस ओमेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, कॉग्निशन कंपटीशन। इट इज कॉग्निशन इमोशन, ठीक है?
स्ट्रेस इमोशनली स्टेबल नहीं है तो एग्ज़ाम में अच्छा भी नहीं करेंगे। हू हैज़ नॉट propounded एनी लर्निंग थ्योरी, कोई भी लर्निंग थ्योरी इनमें से किसने नहीं दी है। स्किनर, ब्लूम, कोहलर, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की भी आपने पढ़ी है, कोहलर की पढ़ी है, स्किनर की पढ़ी है बट ब्लूम की नहीं। बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, ठीक है? वो अलग चीज़ है, वो दी थी बेंजामिन ब्लूम ने जो कि एक लर्निंग थ्योरी नहीं थी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज़ थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट हम किस थ्योरी को बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्लासिकल इंसाइट। ऑपरेंट कंडीशनिंग को बोला जाता है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। और ऑपरेंट थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस और 8 इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की थी। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ, बच्चे गलतियां करते हैं तो ये किसका संकेत है? पुअर इंटेलिजेंस का, लो एबिलिटी का, इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, या फिर चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस व्हिच इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? ये दर्शाता है कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बड़ों से डिफरेंट है, बच्चे अलग तरह से सोचते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, उनमें क्षमता नहीं है, या फिर बच्चों में एबिलिटी नहीं है नॉलेज को प्रोड्यूस करने की। इसका मतलब ये है कि बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बड़ों से डिफरेंट होता है। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। अगर इफेक्टिव लर्निंग हो तो उसके लिए बच्चे का एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर लर्निंग कैसे होगी? ओके, IQ is expressed as, इंटेलिजेंस क्वोशंट इज एक्सप्रेस्ड एज IQ, एंड इसका फॉर्मूला क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशंट का फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन ए हर बच्चे को आना चाहिए, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? IQ का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था IQ का कॉन्सेप्ट। और टेस्ट दिया था बिने ने, ठीक है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज, ऑपरेंट कंडीशनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है जी, आज की मैराथन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मैराथन क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक